दूसरी ऐतिहासिक सच्चाई संक्षेप में मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कल भी बात उठी थी, हमारे लोग मूल बात कम से कम जान लें। जैसा मैंने प्रारंभ में बताया, तो यूरोप में जो वर्तमान राष्ट्र राज्य हैं, नेशन स्टेट, इनकी स्थापना कब कब हुई है, इसमें से कुछ का मैं उल्लेख करता हूँ। जैसा मैंने सुबह भी संकेत किया था, यूरोप नाम की कोई भी वस्तु सत्ता 18वीं शताब्दी तक विश्व में कहीं भी नहीं थी। वैसे ये एशिया यूरोप नाम भी उसी समय चलाए गए हैं, पुराना नाम नहीं है एशिया अथवा यूरोप अथवा यूरेशिया। लेकिन यूरोप का शाब्दिक अर्थ होता है समुद्र की ओर धंसी हुई धरती। तो वो 18वीं शताब्दी में इसका जरा सा उल्लेख हुआ। किस भाषा में अर्थ है ये लैटिन का है। यूरोप यानी समुद्र की ओर धंसी हुई धरती। तो आप देखिए ज़्यादातर यूरोपीय देश, उनके किसी न किसी तरफ समुद्र मिलेगा, समुद्र की ओर धंसा हुआ एक छोर है। फिर उन्होंने एक कल्पना गढ़ी कि ये इसको क्रिश्चियनिटी ने सोचा कि इस पूरे इलाके को एक बनाना है, तो उसे यूरोप कहा। लेकिन उसके पहले वहाँ जो राज्य थे वो अलग अलग इलाके में, जैसे इंग्लैंड में देखें तो स्वयं इंग्लैंड में 20 राज्य थे 17वीं शताब्दी तक। एक जगह उसे जूटलैंड कहते हैं, वहाँ जूटों का राज्य था। कहीं एंगल्स का राज्य था, कहीं सेक्शंस का राज्य था, कहीं पिक्ट का राज्य था, कहीं वेल्स का राज्य था, कहीं हाइड्रियंस का राज्य था, कहीं केल्ट्स का राज्य था, कहीं वेल्स का राज्य था, अभी तक लड़े हैं, स्कॉट्स, ये सब अलग अलग राज्य थे। तो ये इतिहास कैसे दिखाते हैं पुराना, इस पर भी बहुत काम हुआ है। वो कहते हैं भाई कोई एक जो केंद्रीय सत्ता धीरे धीरे जीतती जाए, उसको आप शुरू से बता दो कि यही देश का पर्याय है। इसलिए लंदन के आसपास जिसकी जागीर थी उसको वो पुराना भी इंग्लैंड का शासक बताते हैं। लेकिन वो भी केवल 10वीं शताब्दी, उसके पहले तो है नहीं। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के पूर्व तो वो कोई इंग्लैंड मानते ही नहीं है। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ है 10वीं शताब्दी में। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद वो कहते हैं कि अगर लंदन के आसपास जिस नॉर्मन का राज्य है वो पूरे इंग्लैंड का शासक है। लेकिन वस्तुतः इंग्लैंड उसको शासक नहीं मानता था। लगातार लड़ाइयाँ चली हैं। और जो कबीलाई संस्कृति होगी। जी हाँ जी। और जो वर्तमान में इंग्लैंड है वो वस्तुतः 1815 में एक अर्थ में नेशन स्टेट बना है। हालांकि तब भी बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी स्कॉटलैंड से, आयरलैंड से, लेकिन 1815 में पहली बार इंग्लैंड एक नेशन स्टेट बना है। इसीलिए जब हम लोग सोचते हैं कि कंपनी का फलाना आया, वो फिरंगी आया, तो वो सब कोई इंग्लैंड भारत में आक्रमण कर रहा था, इंग्लैंड तो था ही नहीं, बेचारे व्यापार करने आए थे। वो एक अलग इतिहास का विषय है, वो भी थोड़ा बताएंगे। वो तो कहीं अपने वहाँ से घबरा के निकले तो डोंगियों में चल पड़े, जहाँ 2 पैसा मिले वहाँ कमा लेंगे, खा लेंगे, इसके लिए आए थे। कोई बड़े राजनीतिक लोग नहीं थे जो यहाँ आए थे, क्योंकि 1815 के पहले तो इंग्लैंड एक राष्ट्र है ही नहीं। ये भी ऐतिहासिक सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। 1914 में जो प्रथम महायुद्ध, जिसे ये विश्व युद्ध, अपनी हर चीज को वो बढ़ा के कहते हैं, काहे का विश्व युद्ध है, महायुद्ध कहेंगे, तो उन्होंने वर्ल्ड वार कह दिया, जैसे वही वर्ल्ड है। दुनिया के बहुत से देश उसमें शामिल नहीं हुए थे। वर्ल्ड वार नहीं है वो, यूरोपियन ग्रेट वार कह सकते हैं। तो प्रथम महायुद्ध में इंग्लैंड के पास केवल 12 लाख सैनिक थे। इससे सारे इंग्लैंड के शासक कांपने लगे, जो लोग प्रमुख लोग थे, क्योंकि जर्मनी के 40 लाख सैनिक थे और वो सब प्रशिक्षित थे और थोड़ा पहले से प्रशिक्षित थे, 70-80 साल पहले से। ये जो मैं बोल रहा हूँ 12 लाख, ये पुस्तक है जॉन ओ फरेल, इसका नाम है एन अटरली इम्पार्शियल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन और 2000 ईयर्स ऑफ अपर क्लास इडियट्स इन चार्ज। ये जॉन ओ फरेल की पुस्तक है, जो बड़ा आस्थावान ईसाई भी है लेकिन थोड़ा आधुनिक शिक्षा प्राप्त है। इसने बड़ी सच्चाई से ये पुस्तक लिखी है, आप तो पढ़ सकते हैं। 12 लाख थे, 12 लाख और जर्मनी के पास 40 लाख। तो फिर घबरा के उन्होंने क्या किया, जो भी जवान था थोड़ा हट्टा कट्टा था उसको पकड़ के सेना में भर्ती कर दिया, लेकिन वो ट्रेंड नहीं थे। नतीजा ये है कि प्रथम महायुद्ध में इंग्लैंड में हाहाकार मच गया। 10 लाख जवान खत्म कर दिया जर्मन लोगों ने। 10 लाख नौजवान, 12 लाख में से 10 लाख नौजवान इंग्लैंड के खत्म हो गए। सारे इंग्लैंड में हाहाकार मच गया। इंग्लैंड जीता कैसे है? भारतीय सेनाओं के द्वारा। ये स्वयं रिकॉर्ड है, इंटरनेट में आप जाइए, विक्टोरिया क्रॉस विजेताओं को सर्च करिए उसमें माने अगर 52 विक्टोरिया क्रॉस विनर्स हैं तो 49 भारतीय हैं। सारे विक्टोरिया क्रॉस, सारे मेडल्स जो मिले हैं, सबसे बड़ी संख्या भारतीय सैनिकों की है।
तो ये भारत के सैनिक चूंकि यहाँ सदा से महाभारत काल से प्रशिक्षण की और युद्ध कौशल की परंपरा रही है, तो इन्होंने ठीक से मारा है और इसीलिए जर्मनी हार सका। अगर भारतीय सैनिक नहीं जाते और भारत के राजा लोग भी नहीं, बहुत से राजा गए थे वहाँ, बीकानेर के राजा, जोधपुर के राजा, रीवा के राजा, ग्वालियर के राजा अपनी अपनी सेना के साथ गए थे और ये सब कुशल योद्धा थे। तो इसलिए इंग्लैंड जीता किसी प्रकार, और इसीलिए फिर उसने उसी समय वादा किया था कि हम आपको जल्दी ही स्वशासन दे देंगे। ये अलग बात है कि उनकी तो वादा करके तोड़ने की आदत है, तो फिर कोशिश करते थे कि नहीं हटें, लेकिन वो बार बार वादा करते थे कि कसम खाते हैं इस बार आप हमारी मदद कर दीजिए, हाथ जोड़ते हैं, अगर आपने मदद कर दी तो हम आपको शासन दे देंगे। ये स्थिति है। तो इसी प्रकार जो जर्मनी है, जर्मनी 1871 ईस्वी में पहली बार राष्ट्र बना है। जर्मनी का पुराना नाम क्या था? उसके पहले प्रशा था, हॉब्सबर्ग एम्पायर था, उसके भी पहले बुरगुंडी था। इनका ये जर्मन नाम ही राष्ट्र के रूप में 1871 ईस्वी में बना है। एक आंदोलन चलने लगा है 18वीं शताब्दी से कि जर्मन नेशन, लेकिन वो साकार हुआ है 1871 ईस्वी में। इटली 1848 ईस्वी में एक राष्ट्र बना है। 1848। ये जो 1866 ईस्वी में युद्ध हुआ है, 1914 का वो लोग जिक्र करते हैं क्योंकि तब तक आधुनिक राष्ट्र राज्य आ चुके थे। 1866 में जो युद्ध हुआ है वो केवल प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ है। उस समय न कहीं इंग्लैंड है, न कहीं जर्मनी है, कुछ गिनती में ही नहीं। प्रशा और ऑस्ट्रिया ये दो बड़े साम्राज्य हैं जिसमें 1866 ईस्वी में जबरदस्त युद्ध होता है। और उस समय जो दूसरे राज्य थे यूरोप के, उनके क्या नाम थे? वेनेशिया है तो टस्केनी, परमा, सर्दिनिया, पिएडमॉन्ट, सेवाय, रोमेग्ना, नेपल्स, ये प्राचीन राज्य थे। इसीलिए जो वर्तमान राष्ट्र राज्य हैं ये कब बने हैं? मुख्यतः 19वीं शताब्दी ईस्वी में। इनका बनना शुरू हुआ है 18वीं शताब्दी में विचार या आंदोलन के रूप में। तो जो केडिया जी कल कह रही थी ना कि ये नए राष्ट्र हैं, ये तो स्वयं वो भी जानते हैं, वो भी मानते हैं। अब हम अगर ये तथ्य नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर हम इसी तरह के अंधविश्वासों में पड़े रहेंगे। एक ऐतिहासिक सच्चाई अपन ये कर सकते हैं, जो कल केडिया जी ने यूरेशिया के देशों का कहा था, तो यूरेशिया के स्वाभाविक देश कौन से हैं? आप चाहें तो नोट कर लें। उनकी स्थापना का वर्ष क्या है? तो भारत सबसे स्वाभाविक राष्ट्र है। जो यूरेशिया का मतलब क्या है? यूरेशिया शुरू में ये लोग इसको यूरेशिया कहते थे, क्योंकि ये अगर हम नक्शा भी देखें और वैसे भी आप तो सब घूमे हैं, तो एक ही तो लैंड मास है, मतलब थल का एक बड़ा टुकड़ा है। इसमें ये कृत्रिम डिवीजन कर दिया है यूरोप नाम का। वस्तुतः यूरोप कहाँ से शुरू होता है ये तो कोई स्पष्ट था ही नहीं ना। अभी भी कैसे है? देखिए, रोम और यवन, इसको ग्रीस, इसको जानबूझ के यूरोप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों जगह थोड़े गर्म इलाके थे, तो यहाँ थोड़ा गेहूं भी हो जाता था, थोड़ा फल भी हो जाते थे। बाकी तो इनके यहाँ दलदल और ठंडक थी और कोई सभ्यता संस्कृति कम से कम 1-1,500 वर्षों से नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि हम कैसे कहें कि हम पूरे ही असभ्य हैं। अपने को सभ्य दिखाने के लिए रोम और ग्रीस तो वैसे नाम नहीं है, ग्रीस जिसे ये अंग्रेजी में ग्रीस कहते हैं, उसका आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ में ऑफिशियल नाम है हेलेनिक रिपब्लिक, हेला गणराज्य। शायद आप लोगों ने ययाति का नाम सुना हो, जो एलों के वंशज हैं ये। तो एलों का एल जो है ना, एल से ही उसको उच्चारण एल भी करते हैं, वहाँ की मूल भाषा में एल है। एलों का शासन था, आज भी उसे एल रिपब्लिक या हेलेनिक रिपब्लिक कहते हैं। तो ग्रीस तो भारत का प्रांत है, महाभारत में आपको उस यवन मिलेगा। और यवन, जैसा मैंने बताया, जम्बूखंड विनिर्माण पर्व है, उसमें भारतवर्ष के जनपद धृतराष्ट्र पूछते हैं कि बताइए कौन कौन है, तो वो वर्णन करते हैं। भीष्म पर्व में जम्बूखंड विनिर्माण पर्व आप पढ़ लीजिए, भारतवर्ष के जनपद हैं, उसमें यवन भी एक जनपद है। तो ग्रीस और रोम का भी बहुत पहले से भारत से संबंध था व्यापार का। अब मैं आप लोगों को एक श्लोक बताता हूं ज्योतिर्विधाभरण का, जिससे कि आप लोग, बल्कि हम चाहते हैं कि थोड़ा एक बार बोलें, जो मैं कहूं उसे दोहराएं। एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, यो रूम देशाधिपतिम शकेश्वरम जित्वा तुताम उज्जयिनीम आहवे आनीय संभ्राम्य मुमोचयति अहो सविक्रमार्कः
खलु सत्य विक्रमः। ये ज्योतिर्विधावरण का श्लोक है। यो रूम देशाधिपतिम विजित्वा, यो रूम देशाधिपतिम शकेश्वरम, मूल्य है। जो रूम देश के अधिपति शकेश्वर को जीतकर उज्जैनी ले आए, उज्जैनी में सब लोगों के सामने घुमाकर मुमोचयति अहो, छोड़ दिया, सविक्रमार्का खलु सत्य विक्रम, निश्चय ही वो विक्रमादित्य सचमुच विक्रम के सूर्य हैं। ये इसका अनुवाद है, ये प्रामाणिक है ग्रंथ। तो रोम से तो भारत का यह संबंध था, वो हमारा अधीनस्थ जनपद बहुत समय था और हमेशा करद था, और वो एक भारतवर्ष का जनपद है। लेकिन अब कैसे कह दें कि हम तो बिल्कुल ही असभ्य थे, गंवार थे, जंगली थे। तो ये रोम और ग्रीस को जबरन जोड़ा है। आप अगर नक्शा देखें तो ये तो दक्षिण की ओर बढ़े हुए, यानी थोड़ा गर्म क्षेत्र के हैं ना, और जबकि मूल जो यूरोप है वो तो ठंडा है। वहाँ तो दलदल है या तो फिर भयंकर जंगल हैं, अधिकांश जगह कुछ खाने पीने को नहीं होता, फसलें नहीं हैं, क्योंकि सारी फसल तो गर्म इलाकों में होती है। गेहूं नहीं है, चावल नहीं, चावल कुछ जगह है भी तो गेहूं नहीं है, कपास नहीं है, गन्ना नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मसाले तो खैर होने का सवाल ही नहीं है। तो ये, लेकिन रोम में तो मसाले भारत के जाते थे और भारत के वस्त्र भी जाते थे और यवन देश में भी जाते थे। तो हमको शुद्ध असभ्य न माना जाए, इसलिए ये नकली यूरोप में ग्रीस और रोम को जोड़ दिया है। तो यूरोप जो है ये 18वीं शताब्दी के पहले, जैसा मैंने बताया, इतने सारे राज्य थे और उसके नाम भी अलग अलग थे। तो जो यूरेशिया जो कहा है, क्योंकि वो एक ही वो है और इन्होंने नए डिवीजन शुरू किए, तो जिसे हम जम्बू द्वीप कहते थे उसे फिर वो एशिया कहने लगे। फिर उधर अपने वाले हिस्से को पहले तो कहा कि ये यूरेशिया है। बहुत हर 50 साल में स्थापना है, क्योंकि ये असल में विकासशील राष्ट्र हैं यूरोप। हमारी उनसे सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि नया यूरोप ज्ञान का उपासक है। तो वो डेवलपिंग कंट्री है। मॉडर्न यूरोप इज ए डेवलपिंग एरिया, विकास कर रहा है क्रमशः, अपनी मूर्खताओं को, अंधविश्वासों को छोड़ रहा है। लेकिन जो उनकी आदत है उसमें से कुछ लोगों की, तो उन्होंने हमको विकासशील कह दिया। तो यूरेशिया कहा, फिर बाद में कह दिया कि यूरोप एकदम अलग है, क्योंकि वो अलग कोई द्वीप दिखता नहीं। जैसे अफ्रीका अलग दिखता है, जैसे अमेरिका अलग दिखता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया अलग दिखता है, ऐसे आप यूरोप और एशिया का कोई विभाजन नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि जो ज़्यादा ठंडे क्षेत्र में है, चलो उसे यूरोप कह लो। लेकिन अगर ठंडे के आधार पर डिवीज़न करेंगे तो ग्रीस और रोम हमारा अंग कहलाएंगे, एशिया का। तो मैं बता रहा था इस क्षेत्र के स्वाभाविक देश, तो पहला है भारत, जो 200 करोड़ वर्षों से है, या अगर वैज्ञानिक प्रमाण निर्विवाद भी माने तो 50,000 वर्षों से ये राष्ट्र इसी रूप में है, भारत। दूसरा जो स्वाभाविक राष्ट्र है वो पारस या पारसीक है, जो कम से कम 16,000 वर्षों से बृहत्तर भारत का अंग है। तीसरा है झांग हो, जो दक्षिणी चीन का एक छोटा सा इलाका है, वो भी कम से कम 16,000 वर्षों से बृहत्तर भारत का अंग रहा है। चौथा है हेला या यवन देश, जैसा मैंने बताया वो भारत का एक जनपद रहा है। फिर त्रिविष्टप, जो वैदिक काल से बृहत्तर भारत का अंग है। फिर बाहलीक और दरद हैं, जो महाभारत काल में हमारे प्रांत वर्णित हैं। फिर मंगोल देश है, जो कम से कम 16,000 वर्षों से अस्तित्व में है, इसलिए उसे भी स्वाभाविक राष्ट्र कहेंगे। फिर ब्रह्म देश है, जो अभी 1947 तक भारत से जिसका घनिष्ठ संबंध था। और आप में से यहाँ अगर कोई 1947 के आसपास पढ़े हुए हों तो हम लोगों को जो नक्शा बनाना पड़ता था उसमें पाकिस्तान और लंका और नेपाल और म्यांमार या ब्रह्मदेश अवश्य रहता था, क्योंकि वो भारत का ही अंग था। हमारे सब लोग आए दिन जाते थे। शरद चंद्र के उपन्यास पढ़ लीजिए, कोई भी बहुत प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास, सब में बर्मा का ऐसे ही वर्णन है जैसे अपन हरिद्वार से यहाँ रुड़की जाते देखेंगे या देहरादून या सहारनपुर, बिल्कुल सहज आवागमन था। तो ये ब्रह्मदेश जो है म्यांमार, ये भी प्राचीन काल से बृहत्तर भारत का अंग है और ये स्वाभाविक देश है। श्रीलंका तो हम लोग जानते ही हैं, रामायण काल से हैं। नेपाल अभी 400 वर्षों पूर्व तक भारत राष्ट्र से ही उसके राज्य के रूप में था, लेकिन ईसा पूर्व 2831 से यहाँ यादव वंश का शासन है, तो इस अर्थ में वो उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र मान रहे हैं। गोपाल यादव नाम के उन्होंने बसाया था नेपाल को। ईसा पूर्व 2831 से तो स्वतंत्र राज्य के रूप में उसका अस्तित्व है। यह बात अलग है कि गुप्तों का वहाँ साम्राज्य था, बहुत से भारतीय राजाओं का वहाँ अभी हाल तक राज्य था।